क्रांति का शायद 24वां एपिसोड है ये। क्रांति चल रही है, हम सब श्रद्धांजलि देंगे लुधियाना के एसपी कोहली साहब को खड़े होकर। कोरोना वायरस की लड़ाई में वो शहीद हुए हैं और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी वाइफ पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें इस संकट से बाहर निकाले। तो इस लड़ाई में अब एसएस मतलब इतना बड़ा अधिकारी शिकार हो गया, लेकिन साथ में एक बड़ी अच्छी खबर ये है, बड़ी अच्छी खबर, बहुत मतलब उस खबर को तो चूंकि मुझे एक डॉक्टर से वो खबर मिली इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा उस खबर को सुनकर। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल है, नोएडा का मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे मतलब कोविड का जो है सारे पेशेंट वहीं हैं। जितने भी पेशेंट आए हैं सब नेगेटिव हो गए, मतलब जितने पॉजिटिव पेशेंट आए सब नेगेटिव हो गए। डॉक्टर शालू त्रिपाठी हैं वहां पे, तो उन्होंने उनके द्वारा मुझे पता चला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब बड़ा अच्छी खबर दी उन्होंने कि ऐसी ऐसी बात है। और भैया वो पूरा जो है डॉक्टर मतलब सारे नेगेटिव हो गए, करीब थे 7-8 लोग थे, सब नेगेटिव, पॉजिटिव से सब नेगेटिव हो गए। ये बहुत अच्छी खबर है, ये मालिक का, भगवान का, गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा होता रहे हिंदुस्तान में, और ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। और क्योंकि बहुत सारे अभी दिल्ली के एक हमारे सब इंस्पेक्टर भाई हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, बेटा भी उनका पॉजिटिव हो गया है, लेकिन सुधार है, मतलब ठीक है, चीजें रास्ते पर हैं। तो मैं आपसे, अच्छा मेरा जो ये कहना है आपसे कि आप प्रिकॉशन तो बिल्कुल, फ्लू होने मत दीजिए। काढ़ा, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट पूछ रहा काढ़ा क्या है, उसकी दवा ही वही है। ये ट्राकिया को जाम ही मत होने दीजिए। प्राणायाम, जिसमें खासकर दो बहुत इंपॉर्टेंट, भस्त्रिका और वो अनुलोम विलोम। मैं एक वीडियो अभी पोस्ट करूंगा व्हाट्सएप पर, बाबा रामदेव की वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। उसमें एक पेशेंट है, मतलब मैं आपसे निवेदन करूंगा वो वीडियो जरूर देखें। मतलब एक मरे हुए आदमी को जिंदा किया योग ने। योग की प्रॉब्लम यह है कि अगर आप योग एक्सरसाइज की तरह करेंगे तो आपको फायदा नहीं करेगा। बहुत लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, और बीमारी होने के बाद करेंगे तो ध्यान होने की संभावनाएं कम होती है। योग जो मतलब जोड़ना किसका, कॉन्शियस का और सांसों का। योग मतलब क्या, जोड़ना। तो किसका जोड़ना, कॉन्शियस। जब आप कोई भी योगिक प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो कॉन्शियस है वो कहीं भटकनी नहीं चाहिए कि आप लंदन में बैठे हैं और सांस मारे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, फिर आपको फायदा नहीं करेगा। योग इज द आर्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। मैं तो जब पतंजलि गया और बाबा के सेमिनार में, तो मैंने देखा बड़े सारे मुस्लिम भाई बहन, क्रिश्चियंस, सब सिख, सब, और सब बकायदा ध्यान कर रहे थे। तो फेथ जो है ना, फेथ, आप किसी भी चीज को अगर समझेंगे तो ही आपको फायदा करेगा वो। बाबा का एक पेशेंट है इटली से, कोई उनका फॉलोअर था, इटली से भी आया था, वो पॉजिटिव हो गया, तो क्वारंटाइन में रहा और लगातार करता रहा। 7वें दिन नेगेटिव हो गया वो। गिलोय, जो दवाई उसे मिल रही थी वो तो मिल ही रही थी, गिलोय, तुलसी का जूस, ये सब वो लेता रहा, 7वें दिन नेगेटिव हो गया। इसलिए बहुत पैनिक होने की, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कि सब मर ही जा रहे हैं। यूरोप में तो दिक्कत ये थी ना कि बहुत सारी चीजों को जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है उसको वो या तो जानते नहीं या वो मानते नहीं। लेकिन फिर भी चुनौती खत्म नहीं हुई है। केस 15,000 पार कर चुके हैं, चुनौती खत्म नहीं हुई, लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई तो रुकनी नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं कि लड़ाई रुक जाए, लड़ाई तो चलती रहेगी। और मैं बहुत साधुवाद अपने सभी भाइयों को देता हूं, सभी भाइयों बहनों को जो इस युद्ध में लड़ रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, और अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और कई सारे वीडियोस हैं जिनको मैं अपलोड करना चाहता हूं
इस पे फेसबुक पर जो भाइयों बहनों ने भेजा है, लेकिन मैं इस संकट के बाद ही उसे अपलोड करूंगा। बहुत बढ़िया काम, मतलब अद्भुत, मतलब जितना तो मैं सोच रहा था। कई तो ऐसे लोग हैं जिनको तो मैं सोचता था कि ये बोल ही नहीं सकते। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सोचता था कि ये क्या बोलेंगे यार, वो कभी मेरे सामने बोले ही नहीं, तो मुझे लगता था ये बोल ही नहीं सकते। और क्या बोला है उन्होंने, क्या एड्रेस किया है, क्या चीजों को समझाया है, लाजवाब। तो संकट, कोई बात नहीं, संकट और तो चुनौतियां लगातार रहती हैं, संकट आते जाते रहते हैं, इन दोनों में फर्क समझिएगा। चैलेंजेस जो लाइफ में है वो हर डे हैं। राजा के, चपरासी की नहीं। चपरासी की जिंदगी में कोई चुनौती नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को चपरासी और क्लर्क की नौकरी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अपील करती कि भैया बस नौकरी लग जाए। नौकरी लग जाएगी तो एक चीज जिंदगी में खत्म हो जाएगी, चुनौती। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी बड़ी मजेदार नौकरी है, नौकरी भी है और चुनौती भी है। मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड्स हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं। हमारे एक सीनियर हैं राजेश पांडे जी, जो अभी DIG में बरेली में DIG हैं, वो तो बड़ा अद्भुत काम कर रहे हैं और बड़े फेमस ऑफिसर हैं। वो बड़े फेमस ऑफिसर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, वर्चस्व, बड़ी अच्छी। पता नहीं, मैं उनसे काफ़ी दिन हो गया बात नहीं कर पाया, और जो है उनकी किताब आने वाली है, वर्चस्व, शिव प्रकाश शुक्ला को लेकर लिखा है उन्होंने, और सीरियल भी बना उस पर। बहुत ही यूपी गवर्नमेंट के बहुत होनहार ऑफिसर हैं वो। तो सब ने अपना अपना मतलब एक, और इस परिस्थिति में सब अपने अपने ग्राउंड पर डटे हुए हैं। और अभिषेक वर्मा जी हमारे ASP हैं बरेली के, वो तो बेचारे, उस दिन तो मैंने आपको वीडियो दिखाया ही कि बेचारे कैसे भाग रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि यार अंदर रहो। तो सारे के सारे लोग, बड़े सारे अधिकारी हैं, किसी ने छुट्टी नहीं ली। हम इतना पुलिस वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वही पुलिस वाले जिनको हम इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, वही पुलिस वाले आज हमारी जान के लिए बाहर अपनी जान को दांव पर लगाकर खड़े। डॉक्टर, पुलिस वाले, ये तो भगवान का रूप बनकर इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों पर घूम रहे हैं। और हम भी पीछे से अपना काम करते रहेंगे। बड़ा मदद मिली, बड़े सारे जो है बिहार के मेरे एक IAS ऑफिसर, उन्होंने मुझे फोन किया, बोले कि ओझा जी हम बहुत आपके रेडी रहेंगे, आप जो है हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। मैंने कहा सर वो फर्ज है हमारा, हमें करना है, करना ही करना है। वही बात है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं मैं बार बार। मुझे एक ही कविता याद है, उसी को मैं बार बार रिपीट करता हूं और मुझे अच्छी बहुत लगती है। मतलब और तो बहुत सारी कविताएं याद नहीं हो पाई, लेकिन ये कुछ 2-3-4 कविताएं ऐसी रही जो बस एकदम कंठस्थ हो गई, पहली बार सुना और कंठस्थ हो गई, मतलब याद हो गई, रट गई। पता नहीं, जेहन जिसको एक्सेप्ट करता है वही चीज है। जैसे वो रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, तो उस कविता से मुझे इतना उत्साह मिलता है, मतलब इतना उत्साह कि अगर जानवर में इतना समझ है और इतनी उत्साह है तो इंसान में क्यों नहीं हो सकता। और सारा खेल उत्साह का है। मैं एक वीडियो डालूंगा अभी बाबा रामदेव का, देखिएगा, एक मृत प्राय व्यक्ति को उस आदमी ने वापस लौटा लिया। तो मित्रों, क्रांति तो चलेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सब चलती रहेगी और हमारी कहानी भी चलती रहेगी जब तक लॉकडाउन है। कल मेरे एक दोस्त से कह रहे थे हिस्ट्री के बाद क्या पढ़ाओगे, मैंने कहा आप बताओ क्या पढ़ाना है। आता तो मुझे कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। आप बताओ कौन सी कहानी इसके बाद सुननी, और कहानी में ही सुनाएंगे, वो चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वो मैं आपको कहानियों में ही सुनाऊंगा। मेडिवल इंडिया की कहानी सुन रही, और इस कहानी को मैं इसलिए ज्यादा इस पे एम्फेसिस कर रहा हूं, मेडिवल इंडिया की कहानी पर। इस कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा है गंगा यमुना तहजीब। इस्लाम हिंदुस्तान पहुंचा, हिंदुइज्म पहले से था हिंदुस्तान में, और दोनों के जो प्लस पॉइंट्स हैं वो मिलने शुरू हुए। मेरे मुसलमान भाई जो हैं वो इतना जान ले, और मेरे दोस्त जो हैं वो इतना जान ले, और वो जानते ही हैं। वसीम साहब कश्मीर श्रीनगर से अगर बैठे हैं इस वक्त फेसबुक पर, तो वो भी सुने, वो इस बात के गवाह हैं कि जब मैं पहली बार इग्नाइटेड माइंड्स में क्लास लेने गया, मैं उनको जानता भी नहीं था।
मैं श्रीनगर क्लास लेने गया, मैं उनको जानता भी नहीं था, सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट है, उसका रेफरेंस उन्होंने मुझे दिया था कि साहब ये आपके स्टूडेंट है, इन्होंने मुझे आपका नाम दिया, वसीम साहब अगर मुझे सुन रहे हो तो लिखें कि हाँ या ना। और उन्होंने कहा कि सर आप हमारे यहां चले, घर चले, और मैं घर गया रहा और बड़ी मोहब्बत दी उन्होंने, बहुत प्यार दिया। मतलब वसीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार दिया। और जो भी उन्होंने खिलाया मुझे, मैंने किसी चीज में क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। उनके अब्बा, उनकी अम्मी, भाई, सब, मतलब बहुत प्यार मिला वसीम साहब के घर पे। तो वसीम साहब आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैंने जो है कभी किसी, हाँ मेरे जितने लोग क्लास में थे उन्हें पता है, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, मैंने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया। लेकिन वहाबिज्म, मुझे वहाबिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाबिज्म जो पैदा हुआ वो टर्की ओटोमन एम्पायर के खिलाफ पैदा हुआ, उनका अपना उद्देश्य था। सलाफिज्म जो पैदा हुआ 19वीं सेंचुरी में, उनका अपना ऑब्जेक्टिव था। लेकिन तबलीग पर मैं क्लास लूंगा, ऐसे में एक लाइन में नहीं बोलूंगा, मैं पूरी क्लास, पूरा डाटा, सब चीज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बस मुझे अकबर पर पहुंचने दीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। आपस में मतभेद मत पैदा करिए, डिबेट करिए, दंगा मत करिए, नाराज मत होइए। मैं कोई बात अगर लिख रहा हूं, मैं आजकल देख रहा हूं गल्फ कंट्रीज से बड़े सारे पता नहीं पोस्ट आ रहे हैं कि ट्रॉल हो रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अब कंट्री के खिलाफ बोलोगे तब तो मैं लिखूंगा ही। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, आप उसमें मुझसे कि ये कैसे कहा आपने, किस बेसिस पे कहा, मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने एंशिएंट का कल्चर डिस्कस नहीं किया, मैंने मॉडर्न का नहीं, लेकिन मैं मेडिवल का करूंगा। मेडिवल इंडिया की जो सबसे खूबसूरत चीज है, खूबसूरत, वो है गंगा जमुना तहजीब। और उस तहजीब को टूटते हुए मैं नहीं देख सकता। वो हमारी ताकत है, वो हमारा वजूद है। और रसखान जैसे मुसलमान पागल नहीं हो सकते। कुछ बात है, वो पढ़े आलिम, सूफी लोग, जागृत लोग। तो मैं आपसे कल भी कहा कि हिंदू और मुसलमान बनकर इतिहास को मत देखिए। अगर आप हिंदू और मुसलमान बनकर देखेंगे तब ये लाइव ही मत देखिए, तब आप अपनी दुनिया में खुश रहिए। मैंने महमूद गजनी को कितना अप्रिशिएट किया एज अ रूलर, मैं खुद उसे बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि शासक के रूप में बहुत महान आदमी हो। उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की, चाहे कैसे भी की, लेकिन की। 1030 में वो मर गया। मैंने कहा उसके बेटे काबिल नहीं हो पाए और गजनी एम्पायर कोलैप्स होता रहा। उसने रास्ता खोल दिया भारत का। उसके बाद बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बैहाकी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आया। लेकिन गजनी खानदान के बाद जो खानदान इंपॉर्टेंस में आया वो था घुर भी एक जगह अफगानिस्तान में, और वहां दो भाई थे, गियासुद्दीन मोहम्मद और मुइजुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी। ये जो घुर वंश के लोग थे, ये बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स थे गजनी के। लेकिन गजनी में इनके खानदान के लोगों के साथ कुछ बदतमीजी हुई। घुरिद परिवार के साथ कुछ बदतमीजी हुई, तो घुरिद परिवार का जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो है अलाउद्दीन सोज। एनसीईआरटी में इस नाम को मेंशन है एनसीईआरटी में, अलाउद्दीन सोज, अलाउद्दीन जहां सोज मतलब दुनिया को जलाने वाला। तो जब इनके परिवार के साथ बेइज्जती हुई तो घुरिदियों ने हमला किया गजनी पे और गजनी को जला डाला। तो वहीं पर अलाउद्दीन का नाम पड़ा, अलाउद्दीन जहां सोज। लेकिन इस राजवंश के जो सबसे दो खास हैं वो दोनों भाई हैं, गियासुद्दीन मोहम्मद एंड मुइजुद्दीन और मोहम्मद गौरी। बड़ा जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग दोनों भाइयों में, और दोनों भाइयों ने एक समझौता किया कि गियासुद्दीन मोहम्मद जो है वो सिल्क रूट देखेगा, वो सिल्क रूट पे कब्जा करेगा, और मोहम्मद गौरी का कब्जा करेगा नॉर्दर्न पाथ में। दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया कि भाई तू इधर देख सिल्क रूट, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, तू इधर देख। और उस समय सेंट्रल एशिया में एक राजवंश था ख्वारिज़मी।
तो घुरिद जो है ये ख्वारिज़मियों से लड़ रहे थे। 1173 में घुरिदों ने कब्जा कर लिया गजनी पर। तो महमूद गजनी के जो खानदान के लोग थे वो भागकर पंजाब में आ गए, उन्होंने पंजाब में शेल्टर ले ली। अब दोनों भाइयों ने, मैंने कहा ना, फैसला किया। गयासुद्दीन मोहम्मद किधर देखेगा? सिल्क रूट की तरफ देखेगा, सेंट्रल एशिया की तरफ देखेगा, वेस्ट एशिया की तरफ देखेगा, ख्वारिज़मियों से झगड़ा करेगा। और मोहम्मद गौरी बढ़ेगा हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन पंजाब में कौन बैठा है? महमूद गजनी के खानदान, महमूद गजनी के डायनेस्टी। एंड पंजाब इज द डोर फॉर इंडिया। भारत के दो दरवाजे, एक खैबर पास जो पंजाब में है, बोलन पास गुजरात में। अब पंजाब में कौन बैठा है? गजनी वंश के लोग। तो फिर उसने डिसाइड किया, मोहम्मद गौरी ने, कि मैं हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू करूंगा बोलन पास के द्वारा। मैं गुजरात के द्वारा एंटर करूंगा इंडिया में। लेकिन बोलन पास बहुत खतरनाक है, क्योंकि बोलन पास खुलता है रन ऑफ कच्छ में, और रन ऑफ कच्छ मार्शी एरिया है, उसमें आर्मी सप्लाईज को मेंटेन नहीं रखा जाता, खतरनाक एरिया है। और वहां से एंटर किया इसने, गुजरात में एंटर करने की कोशिश की मोहम्मद गौरी ने। और अनिलवाड़ा पठान चालुक्य शासक था, भीमा सेकंड, उसने हराया इसको। उसने मोहम्मद गौरी को हराया, और मोहम्मद गौरी किसी तरह अपना जान बचाकर भागा। और इसको एहसास हो गया कि नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान को बोलन दर्रे के रास्ते से कब्जा नहीं कर सकते। बोलन पास मतलब दर्रा मतलब पास। तो फिर इसके मन में आया कि भैया बोलन पास से तो हम कब्जा कर नहीं सकते, तो फिर कहां से करेंगे? खैबर पर कब्जा करने का मतलब यह हुआ, खैबर से कब्जा करने का मतलब यह हुआ कि पहले पंजाब पे कब्जा करना पड़ेगा। पंजाब में कौन बैठा हुआ है? गजनी डायनेस्टी। 1190 के आसपास इसने जो है लाहौर का घेरा डाला। गजनी राजवंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक, वो राजा था पंजाब। सुनिएगा, बड़ी प्यारी कहानी, बड़ी जबरदस्त। मैसेज लिया करिए सर, राजाओं की कोई जात नहीं होती, राजाओं का कोई धर्म नहीं होता। 1190 में इसने लाहौर का घेरा डाला मोहम्मद गौरी ने, और इसने खुसरो मलिक को लेटर लिखा। फरिश्ता ने वर्णन किया, फरिश्ता लिख लीजिएगा कि ये बात किसने उल्लेख किया, फरिश्ता ने। और इसने खुसरो मलिक को लेटर लिखा कि भाई तू भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान, और आओ दो मुसलमान भाई मिलकर इन काफिरों को सजा दें। ये तुम नहीं डिसाइड करोगे कि कौन काफिर है, ये उसकी मोनोपोली है। इस दुनिया का कोई इंसान डिसाइड नहीं करेगा कौन काफिर है कौन मुसलमान है, ये उस मालिक की मोनोपोली है। वो कयामत के दिन वो डिसाइड करेगा कौन काफिर था कौन मुसलमान था। और खुसरो मलिक बाहर आ गया। इतने बेवकूफ आदमी को राजा बनने का कोई हक नहीं है। खुसरो मलिक बाहर आ गया, अस्सलाम वालेकुम। और मोहम्मद गौरी ने 1190 में खुसरो मलिक को मार डाला। बहुत अच्छा किया और पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो 1190 में मोहम्मद गौरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाहौर पर कब्जा, और लाहौर दरवाजा है हिंदुस्तान में एंटर करने का। सारे एंट्री लाहौर से हुई। बंगाल वो बीच में डेंजरस एरिया है, नॉर्थ ईस्ट। गुजरात समंदर से घिरा है और रन ऑफ कच्छ से घिरा हुआ। डेक्कन और साउथ में जल्दी बाहर ही आ ही नहीं सकते थे जब तक ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज नहीं शुरू हुई। लाहौर पे कब्जा कर लिया उसने।
1190 में। अब मोहम्मद गौरी का लाहौर पर कब्जा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में दिल्ली पर बैठा हुआ है पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली किसकी थी? तोमरों की। अनंतपाल तोमर कहते हैं उसी ने दिल्ली को बसाया। दिल्ली बेसिकली तोमरों की थी, लेकिन अनंतपाल तोमर की 2 बेटियां थी। एक बेटी की शादी उसने की गहडवाल फैमिली में, जयचंद गहडवाल, और दूसरी बेटी की शादी की उसने चौहान फैमिली में, अजमेर के चौहान, दिल्ली के तोमर, कन्नौज के गहडवाल और अजमेर के चौहान। बड़ी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। अजमेर सेंटर किसका है? गुजरात जाने का। कन्नौज सेंटर किसका है? बंगाल जाने का। और दिल्ली सेंटर किसका है? पंजाब जाने का। देखिए कितनी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। तो अनंतपाल तोमर दोनों के नाना थे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहडवाल के। नाना को कोई बेटा था नहीं, तो दोनों को लगता था कि नाना आधा आधा हिस्सा करेंगे। लेकिन अनंतपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान से बड़े प्रभावित थे। अच्छा खेलता था, बड़े अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेले, बड़े शतक बनाए। तो अनंतपाल तोमर ने दिल्ली सौंप दी पृथ्वीराज चौहान को। बस यहीं से दोनों परिवारों में झगड़ा शुरू हुआ। संपत्ति हमेशा झगड़े की वजह रही है। ये जो कन्नौज और अजमेर का झगड़ा है वो दिल्ली की वजह से है। अब 1190 में पंजाब लाहौर में बैठा है मोहम्मद गौरी, और 1190 में पृथ्वीराज चौहान बैठा है दिल्ली और अजमेर में। और पंजाब मतलब दिल्ली, और दोनों आमने सामने। चौहान दिल्ली में, गौरी लाहौर में, और दोनों आमने सामने। और दोनों के बीच टेरिटरी को लेकर झगड़ा हो गया। तबर हिंद, भटिंडा है, भटिंडा, इसको तब तबर हिंद कहते थे। और मोहम्मद गौरी ने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, तबर हिंद, पंजाब का ये एरिया हमारा है। चौहान ने कहा ये हमारा है। और इस भटिंडा को लेकर, तबर हिंद को लेकर पहला तराइन का युद्ध हुआ 1191 में। और चौहानों ने जबरदस्त झटका दिया मोहम्मद गौरी को, हराया। लेकिन ये जो इंसान का मन है ना, मन, ये कब खराब हो जाए किसी को नहीं पता, और कब बन जाए ये भी किसी को नहीं पता। तो अंगुलीमाल जैसे डाकू संत बन गए। इसीलिए हर धर्म में पूजा का प्रावधान है, सुबह दोपहर शाम, कम से कम सुबह शाम तो है ही। और पूजा का मतलब उस असीम सत्ता से सिर्फ एक बात कहना कि मालिक, प्रभु, भगवान, इसको संभाल के रखना। कालिदास है, जिस डाल पे बैठे थे वही काट रहे थे, इतने बड़ा विद्वान हो गए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पूजा। पूजा का महत्व तो लोग समझ नहीं पाते। पूजा, नमाज, वर्शिप, ये इसीलिए बनाई गई कि आदमी दिन में 2 बार उस असीम सत्ता से कह सके कि भगवान इसको संभाल लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और दिमाग जो है वो असफलता में ही खराब नहीं होता, सफलता में भी होता है। तराइन का युद्ध जीत लिया इन लोगों ने। पहला, अरे मदमस्त नाच गा रहे हैं। चौहान साहब लौट आए। चौहान साहब ने सोचा, अब चौहान को यह लगा कि पिछले 150 साल से ये सेंट्रल एशियन आते हैं, लूटते हैं, चले आते हैं। तो इनको लगा कि मोहम्मद गौरी भी लुटेरा है। बस यही चौहान गलती कर गए, क्योंकि मोहम्मद गौरी लुटेरा नहीं था, एक्सपेंशनिस्ट था, विस्तारवादी। तुम भारत में दो तरह के आक्रमणकारी देखोगे। एक जो लूटने के लिए आए, चले गए। तैमूर 1398 आया, लूटा, चला गया। महमूद गजनी आया, लूटा, चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपने मदरलैंड में सक्सेसफुल है। मैं दिल्ली में क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं अपने मदरलैंड में सक्सेसफुल नहीं हूं। बहुत सारे लोग कनाडा गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां बस गए, वजूद पैदा कर लिया, नाम पैदा कर लिया, पैसा पैदा कर लिया। लेकिन जो दिल्ली आया, लंदन
लंदन गया, अमेरिका गया, अगर उसका घर में भी ताकत है, वजूद है, नाम है, तो वापस अपने घर ही आए। महमूद गजनी, उसका बड़ा साम्राज्य है सेंट्रल एशिया में, वो वापस जाएगा। तैमूर लेम, उसका बड़ा साम्राज्य है पीछे, वो वापस जाएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी का तो उद्देश्य ही है नॉर्दर्न पाक पे कब्जा करना। ये पृथ्वीराज चौहान को नहीं समझ में आया शायद, क्योंकि पिछले 150 साल 150 इयर्स ये लोग आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। तो चौहान साहब को शायद ये लगा कि ये भी लुटेरा आएगा और चला जाएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी लुटेरा नहीं था। मोहम्मद गौरी एक्सपेंशनिस्ट था, विस्तारवादी। हार गया। जब वो लौट कर गया, फरिश्ता ने बड़ा जबरदस्त कहानी लिखी है उसके बारे में। फरिश्ता लिखता है कि वो जब लौट कर गया यहां से, तो जितने लोग रिस्पॉन्सिबल थे उसकी हार की, पहले तो सबको लटका दिया। दूसरी बात, उसने बैटल फील्ड में अपना रहने की जगह बनाई। बैटल फील्ड में उसने अपने बीवी को खत लिखा कि अब मुलाकात या तो हिंदुस्तान में होगी और या जन्नत में। जज्बा क्या रहा होगा आदमी का। किसी के पास पैसा है वो सलाम की चीज नहीं है। पैसा तो कोई भी कमा ले, फॉर्च्यूनर तो कोई भी खरीद ले, लेकिन जज्बा, जज्बा सबके पास नहीं है। जज्बा डॉक्टर B.R. अंबेडकर के पास है, इसलिए मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूं कि लड़ेंगे, कितनी भी चुनौतियां आएंगी लड़ेंगे। अब्राहम लिंकन जज्बा है। और तुम्हारी जो जीत है, तुम्हारा जो जीवन है, वो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर निर्भर करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारा जज्बा, टेम्परामेंट। हमको इतने सारे लोग राय देते थे कि जो है LLB कर लो, और LLB कर लिए हो तो वकालत की प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? हम भीख मांगेंगे, हमें जो करना हम करेंगे, तुम क्यों करे? रिश्तेदार बड़ा इस सब चीज में ध्यान रखते हैं। प्री नहीं निकला 2 बार, अच्छा तो ऐसा करो MBA करके नौकरी कर लो। क्यों कर ले? सोसाइटी जो है ना वो आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, क्योंकि सोसाइटी ये जानना चाहती है कि आप कितनी जल्दी मर गए। दुनिया में लोग 2 तरह से मरते हैं। एक दुनियावी रूप है, नौकरी लग गई, शादी हो गई, पड़े हैं घर में, खत्म। और एक जब शरीर छूटता है तब 90% तो ऐसे ही मर जाते हैं। ये तुम्हें इतनी भीड़ लगती ना, 1 अरब 30 करोड़, कुछ नहीं है। 0.1% लोगों में लड़ने का जज्बा होगा। मायावती जी में था, CM बनी, कितनी नीचे स्तर से बेचारी उठ के गई। मैं मायावती, ऐसे सारे लोगों को, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव, पॉलिटिकली भले मेरा डिफरेंस हो, लेकिन मैं इन लोगों को सम्मान बहुत करता हूं। मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, मायावती, मैं सबको सम्मान करता हूं। जज्बा, कितने सारे राजघरानों के रहने के बावजूद इन लोगों में जज्बा, और कितना लंबे समय तक इन लोगों ने देश की राजनीति पर अपना दबदबा बना के रखा। जज्बा होना चाहिए। तुम दूसरे से इतने ज्यादा मत डरा करो। ये सोसाइटी तुम्हें प्रेशर क्रिएट करेगी। माँ बाप तो बेचारे दुख में प्रेशर क्रिएट करते हैं। माँ बाप क्या करते हैं? जैसे आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो अड़ोसी पड़ोसी है, रिश्तेदार है, ये आपके माँ बाप को चरस किए रहते हैं। अरे तो हाल लड़का दिल्ली में 3 साल से रहा था, 7 सदियां ना कर दो। अब वो बेचारे बुजुर्ग माँ बाप है, वो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? फिर आपको फोन करते हैं कि बेटा 3 साल हो गया बेटा। वो जब भी आपको फोन करें, आप बुरा मत माना करिए, आप ये तुरंत सोच लिया करिए कि किसी ने आज इनको परेशान किया है। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को प्रेशर दे,
और लड़कियों के लिए तो और दिक्कत, या अड़ोसी पड़ोसी और कहानी सुना देते हैं कि गुप्ता जी की लड़की गई थी, पागल हो गई। आप अपने माँ बाप पे नाराज मत हुआ करिए, बिल्कुल नहीं। दुनिया में सबसे दुश्मनी करिए, माँ बाप से कभी मत करिए। डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, बातचीत नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वह है जज्बा। हमको भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, फोन किया, क्या यार नौजवान क्रांति चला रहे हो, हम कह रख दो, नहीं तो फोन में ही लगा के मारेंगे और वहीं से निकलेगी और चले आओगे। तुमसे पूछ के कर रहे हैं, तुम्हारा सर क्यों दर्द कर रहा है? मोहम्मद गौरी के पास क्या है? जज्बा। पृथ्वीराज चौहान के पास क्या है? साहस। बहुत फर्क है दोनों में, समान से वर्ड लगते होंगे। आदमी जब हारता है ना, तब उसका जज्बा दिखाई पड़ता है। जीत में तो साहस किसी का भी बना रहे, और एक साल उस आदमी ने तैयार, ये सीखिए आप मोहम्मद गौरी से। मैंने कहा हिस्ट्री क्या है? स्टोरी, स्टोरी विद मैसेजेस। ये सीखिए आप मोहम्मद गौरी से। आप आईएएस की तैयारी करते नहीं करते कुछ भी, ये चीज सीखिए आप मोहम्मद गौरी से, जज्बा। एक साल तैयारी की, एक साल, कोई बेटा नहीं था उसको, 10,000 स्लेव्स थे उसके, अपने स्लेव ऑफिसर्स। वो कहता था ये जो मेरे स्लेव अधिकारी हैं यही मेरे बच्चे हैं और यही मेरा नाम रोशन करेंगे, और किया। एक साल तैयारी की, 1192 में फिर लौट कर आया वो, सेकंड तराइन का युद्ध। और पृथ्वीराज चौहान का साहस मोहम्मद गौरी के जज्बे से हार गया। पूरी लाइन फिर से सुनिएगा। पृथ्वीराज चौहान का साहस मोहम्मद गौरी के जज्बे से हार गया। व्यक्ति कभी नहीं हारता। The courage of Prithviraj Chauhan was defeated by the temperament of Muhammad Gauri in the second battle of Tarain in 1192. आलोक रंजन झा थे, है मतलब 2000 में उनका सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट रैंक आया था आईएएस में, 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था। 4th अटेम्प्ट, 4 ही अटेम्प्ट थे जनरल कैटेगरी, 4th अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और फर्स्ट रैंक। जज्बा बनाओ यार, क्यों तुम सोसाइटी के दबाव में आते हो? सोसाइटी का काम है दबाव बनाना, वही तो टैलेंट है। सोसाइटी के दबाव को समझना और उसे हैंडल करना। जैसे अब मेरी बेटियां हैं तो अब लोग मुझसे कहते हैं भैया पैसा बचाओ, बेटियां के ब्याह करेंगे। बचाई ना, तुम्हें लूटब, क्या करे बचाई? पैसा भैया बचाओ, पैसे से। फिर देखो सोसाइटी किसी ना किसी तरह से वो तुम्हारे पर दबाव बिल्डअप करेगी, क्योंकि सोसाइटी को पता है कि तुम जितना ज्यादा दबाव में आओगे उतना ज्यादा विकास रुकेगा तुम्हारा। सोसाइटी का काम ही है ये दबाव पैदा करना, खूब दबाव पैदा करो। सेकंड तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान का साहस मोहम्मद गौरी के जज्बे से हार गया। Courage of Prithviraj Chauhan was defeated by the temperament of Muhammad Gauri in the second battle of Tarain 1192. अब ऐसा कहते हैं कि कुछ दिन उसने अजमेर को चौहान के अंडर में रखा और फिर शायद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, सीधा कब्जा कर लिया
और फिर उसने ये दिल्ली और अजमेर का इलाका पूरा अपने उस स्लेव अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा और वो निकल गया वापस सेंट्रल एशिया अपने भाई की मदद करने के लिए, यासुद्दीन मोहम्मद जो वहां ख्वारिज़मियों से लड़ रहा था। अब 1192 के बाद वो चला जाता है अपने भाई की मदद करने के लिए सेंट्रल एशिया में। जयचंद को बड़ा अच्छा लगा। पर्सनल मतभेद जो होते हैं, मतभेद मैं देखता हूं भाई, अगर मैं कोई बात लिख रहा हूं आप उससे डिसएग्री करते हैं, बड़ी अच्छी बात है सर। वो जफरुल हसन साहब है, उन्होंने मेरी किसी पॉइंट पर कहा है कि सर ऐसी बड़े कितनी शालीनता से उस व्यक्ति ने डिसएग्री किया। सर डिसएग्रीमेंट में भी एक शालीनता है। डिसएग्रीमेंट करना बुरी बात नहीं है सर, डिसएग्री करना तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं अपने तर्क रखूंगा, फिर आप उससे काटोगे, या तो मैं आपसे सीखूंगा या आप मुझसे सीखोगे। यही तो डिबेट का इंपॉर्टेंस है सर। जब दो लोग डिबेट करते हैं तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। जाहिल झगड़ा करते हैं, मैं पूछ लेता हूं कि भैया झगड़ा करना तो बताओ, मैं हट जाऊं। लेकिन बारी तो सबकी आती है ना। दुश्मन तो दुश्मन है। कोरोना ये थोड़ी देखेगा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मैंने अपनी बहनों को सुना, वो शाहीन बाग में बोल रही थी कोरोना हमें कुछ नहीं करेगा कोरोना। अरे आपा ये डस लेगा। ईरान में मार डाला इसने मुसलमानों को। आप नहीं समझ रही हैं, आप नहीं समझ रही कितनी खतरनाक चीज है ये। एक हमारी बहन थी, उन्होंने तो बड़ी अजीब सी बात कह दी, मैं बड़ा सुन के उनको हंसता रहा। उन्होंने कहा कहां से कोरोना, कहां से कुरान, हमारे कुरान से निकला। अरे मैंने कहा बाजी क्या बोल रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो। एक कोई हिंदू पंडित जी थे, उन्होंने कहा कोरोना जो है वो ऋग्वेद से आया है। अरे मैंने कहा पंडित जी एस्केप वेलोसिटी से नचाक फेंके जाओगे। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ऐसे नचाओगे और फेंका जाएगा तुमको, तुम दोबारा लौट के कभी धरती पे आओगे नहीं। ऋग्वेद में है। फिर उन्होंने कोरोना को मतलब कहा कि मैंने इसके ऊपर प्रसाद और साथ चढ़ाया कोरोना से। मैंने एक हमारे वो संसद सदस्य हैं, वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे कोरोना गो कोरोना गो। अरे भैया तुम इतने बड़े लीडर हो, क्या कर रहे हो यार। स्पेन, इटली, अमेरिका, पूरे दुनिया के महाशक्तियां परेशान है, तुम गो कोरोना। और मजेदार बात, उनके साथ 10-12 लोग और खड़े थे, वो भी कह रहे थे गो कोरोना गो। सबकी बारी आएगी। दुश्मन दुश्मन है। जयचंद गढ़वाल को बड़ी खुशी थी कि मेरा दुश्मन मारा गया। मतभेद दुश्मनी नहीं होती, वैचारिक मतभेद। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं फेसबुक पर, मेरे बड़े सारे कश्मीरी फ्रेंड्स हैं, बड़े डिसएग्री कर रहे होंगे मेरी बातों पे, कोई बात नहीं, दुश्मनी थोड़ी है। और अगर तुम दुश्मनी मानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, तब दुश्मनी ही है। पर वैचारिक मतभेद दुश्मनियां नहीं होती। उधर उसने अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट किया सेंट्रल एशिया में, मोहम्मद गौरी ने फिर रिटर्न मारा। 1194 में वापस लौटा वो, जयचंद गढ़वाल को पकड़ा उसने। बैटल ऑफ चंदावर 1194। हाथी पे बैठ के लड़ रहे थे। कौन बोला तुमको हाथी पे बैठने के लिए? जब तुम जानते हो कि चेस की गेम में सबसे इंपॉर्टेंट राजा होता है। हिंदुस्तानी राजाओं की बहुत बड़ी कमी, एक्चुअली हमारी कंट्री में टेलरबाजी बहुत है कि शादी में जाएंगे तो 50 स्कॉर्पियो लेके जाएंगे। काहे? आलू भर के ले जाओ खा। अब देखो हमारे शादी आने जो होती हैं, हमारे यहाँ जो फंक्शन ये हम सबका टेम्परामेंट है। मतलब ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर आदमी का, हमारा भी।
कि ब्लैक फॉर्च्यूनर बीच में चल रही है और आगे 4 व्हाइट फॉर्च्यूनर और पीछे 4 व्हाइट फॉर्च्यूनर, गन लेके लोग बैठे हैं। ये आदत है हमारी, ये हमारे ब्लड में है। जयचंद गहटवाल हाथी में बैठे थे, दुश्मन तुम्हारा घोड़े पे बैठा है, तुम हाथी पे बैठे हो। उन लोगों ने ठोक दिया आंख में, गहटवाल गिर गए। और 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। जज्बे कब्जा करेंगे, जज्बे। हिम्मत तो पहलवानों के पास भी होती है। राजा को जिस चीज की जरूरत है वो है जज्बा। शास्त्री जी के पास क्या है? जज्बा है। पढ़ना है, नदी तैर करके जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे। कलाम साहब के पास क्या है? जज्बा है। आप इन पर्सनालिटियों को चेक करिए कभी, जज्बा है। ये टाटा नमक वाले ऐड करते हैं कि टाटा नमक खिलाओ बच्चों को, आयोडीन होता है उससे मेमोरी बढ़ती। जज्बा। अंडरस्टैंडिंग के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में वो है जज्बा। और सबसे बड़ी बात, ये चीजें किसी दुकान पे नहीं मिलती, ये चीजें किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी में। अगर ऐसा होता तो अमीर अमीर ही रहते, ताकतवर ताकतवर ही रहते। ये उस भगवान की, उस अल्लाह की मोनोपोली है। जिस पर खुश होता है उसको दे देता है। और उस जज्बे और उत्साह और समझदारी के बल पर वो साधारण सा आदमी पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता है। तब लोग उसके पीछे कहानियां बनाते हैं। तांत्रिक है, बहुत बड़ा है, ये कामाख्या जाता है, तंत्र करता है वहां पे। कामाख्या में एक प्रेत पकड़े हुए अपने पास रखे है, उसी प्रेत से सारा काम कराता है। मैं 2-4 बार कामाख्या में जाता हूँ, कामाख्या दर्शन करने जाता हूँ, तो मतलब कामाख्या जाना होता है मुझे। तो मेरे जानने वाले हमसे कहेंगे कि यार अब सुना है कि तू प्रेत पकड़ के रखे हो। मोहम्मद गौरी 1190 में पंजाब पे कब्जा करता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि ये क्रांति हम जीतेंगे। जज्बा पैदा करो, जज्बा। अगर हथियारों से लड़ाई होती और पैसे से लड़ाई होती तो वियतनाम अमेरिका से कभी नहीं जीतता। 1962 की लड़ाई तो हम धोखे में हार गए। हमें विश्वास नहीं था कि चाइना हमारे साथ ऐसा करेगा। उसने तिब्बत पर कब्जा किया, हमने कुछ नहीं कहा। हम तब भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते रहे। तब भी हमारी फौजें लड़ती रही, बिना खाना, बिना कपड़ा, बिना एम्यूनेशन लड़ती रही। सबसे खतरनाक फौज दुनिया की हिंदुस्तान की फौज है। इजराइल तो कहता है कि अगर मुझे इंडिया की इन्फेंट्री मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूं। इस देश में जज्बे की कमी है। इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस देश की एजुकेशन सिस्टम ने इन सब चीजों को हमें बताया ही नहीं कभी। वो मैकाले वो नौकर बना के छोड़ के चला गया। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बहुत अच्छा, मॉडर्न एजुकेशन बहुत अच्छा, पर अगर हम उस इंग्लिश मीडियम और मॉडर्न एजुकेशन के साथ योग और ध्यान को क्लास 11 से जोड़ देते तो दुनिया की सबसे पावरफुल पॉपुलेशन आज हमारे पास होती। दुनिया, लेकिन हम अपने ही इस चीजों का मजाक उड़ाने लगे। मैंने अपने ही लोगों को देखा अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए, योगा का, ध्यान का मजाक उड़ाते हुए।
एक समझदार जापान को देखो, उसने अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ा। उसने अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ा। उसने पश्चिम से, वेस्ट से हर अच्छी बातें ले ली, पर अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ा। मोहम्मद गौरी 1190 में कब्जा करता है पंजाब पे, लाहौर। 1192 में कब्जा करता है वो दिल्ली और अजमेर, और 1194 में कब्जा करता है कन्नौज। वो फिर वापस चला जाता है, अपने कमांडर को छोड़ देता है वो कि तुम आगे का तुम संभालो। उसके कमांडर कन्नौज से आगे बढ़ते हैं कि आओ देखें आगे क्या है। बिहार पहुंचते हैं, एक एंथुसियास्टिक कमांडर उसका बख्तियार खलजी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एनसीईआरटी में पढ़िएगा आपको नाम दिखाई पड़ेगा वो, बख्तियार खलजी। और आगे बढ़ता है वो बनारस से आगे। बिहार वॉज अ नो मैंस लैंड, बिहार में कोई था नहीं। वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचता है, वज्रायन संप्रदाय का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, और शायद उस वक्त के वज्रायनी भटक चुके थे। हमारे यहां मजार है। मजार क्या है? भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। कहां से शुरू हुई? स्तूप परंपरा से। आज हमारा एक भाई है कश्मीर के शाहिद डार, वो हमसे पूछ रहे थे कि किस किस चीज का वहां भी विरोध करते हैं? स्तूप परंपरा का। हमारे यहां देश में संतों को जलाया नहीं जाता, उनकी समाधि बनाई जाती है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो जागृत आत्माएं होती हैं उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। तो हम उनकी समाधि बनाते हैं और उनकी समाधि के चारों तरफ बैठकर हम ध्यान करते हैं। इस परंपरा को स्तूप परंपरा कहा गया बुद्धिस्टों में, इस परंपरा को समाधि परंपरा कहा गया हिंदुओं में, और यही परंपरा इस देश के मुसलमानों ने भी अपनाई, जिसको कहा गया मजार परंपरा। हाँ, वहां अगर आप जाके पूजा करते हैं तो आप गलत करते हैं, उसका मैं भी विरोध करता हूं। अगर आप मजार पे जाकर पूजा करते हैं आप गलत करते हैं। ध्यान वो पॉजिटिव केंद्र, पॉजिटिविटी का केंद्र है वो, वहां आप ध्यान करिए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। एक समय के बाद चलते 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 वो जिस उद्देश्य से चीजें पैदा होती वो खो जाती हैं। वज्रायन संप्रदाय, तंत्रवाद, तांत्रिक संप्रदाय, प्राचीन भारत में मुझे मौका नहीं मिला उस संप्रदाय पर बोलने का। वज्रायन तंत्रवाद, तंत्रवाद में 5 मकार माने गए हैं: मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। कहते हैं निगेटिव चीजें भी व्यक्ति को अनलाइटन कर सकती है, वो तो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। इसलिए तंत्र संप्रदाय का बड़ा विरोध भी हुआ हिंदुस्तान में, क्योंकि वो निगेटिविटी को भी, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मैथुन वर्ड, सेक्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैथुन बड़ा जबरदस्त शब्द है। ये खजुराहो के जो मंदिर बने हैं जिसपे आप देखेंगे वात्सायन कामसूत्रा की फोटो में बनी है, वो तांत्रिकों ने बनाई है। उसी पर वो ग्रंथ लिखा गया है, वो जो ओशो ने प्रवचन किया है, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। वहां सेक्स की कोई बात ही नहीं की गई है। वहां क्या गया है कि स्त्री को मां के रूप में देखा, तारा, कि अगर स्त्री आकर्षण करती है, स्त्री में ताकत है, तो हम उस आकर्षण को अपने परिवर्तन का वेपन बना सकते हैं। बहुत बड़ी फिलॉसफी है, लेकिन कभी कभी लोग नहीं समझ पाते तो अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। और नालंदा में तंत्र के नाम पर अय्याशी, हालांकि बड़ा रिच विश्वविद्यालय था, बड़ी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए थे वहां पे, हो कुछ भी रहा था, गलत या सही जो भी हो रहा था, लेकिन बड़ा रिच विश्वविद्यालय था। और बख्तियार खलजी ने शायद
उनको पनिश करने के चक्कर में पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय। कभी कभी एक गलत को खत्म करने के लिए आप दूसरी गलती कर जाते हो। बख्तियार खलजी, वहां से वो आगे बढ़ा, बंगाल पहुंचा। बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन। बड़ी अजीब सी घटना घटी बंगाल में, बड़ी अजीब सी घटना। मतलब आप सुनेंगे तो आपको लगे, अगर आपने पढ़ा होगा फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर आप सुनेंगे, 18 लोगों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अठारह लोगों ने, 18। जज्बा। तब हिंदुस्तान में घोड़े के व्यापारी आते थे और मध्य एशिया से आते थे। ये बख्तियार खलजी लक्ष्मण सेन के दरबार में पहुंचा, घोड़े का व्यापारी बनकर। 5-6 लोग अंदर पहुंचे और 7-8 लोग बाहर खड़े रहे। बड़ी अजीब सी घटना है दुनिया में। और जब ये लोग अंदर पहुंचे लक्ष्मण सेन के दरबार में, जैसे ही दरबार में एंटर किए, सब 5-6 लोगों ने तलवार निकाल ली, लड़ाई शुरू। लड़ाई करते रहे और दरवाजे की मेन दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाते भी रहे, सलमान को बुलाओ, शाहरुख को बुलाओ, आमिर को बुलाओ। तो लक्ष्मण सेन के सलाहकार ने कहा कि सरकार, बाहर बहुत बड़ी फौज खड़ी है तुर्कों की। और लक्ष्मण सेन पीछे के दरवाजे से भाग गया और बख्तियार खलजी ने कूदकर लक्ष्मण सेन की गद्दी पकड़ ली। 18 लोगों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। दुनिया में ऐसी घटना कहीं नहीं घटी। आज आप एनसीईआरटी खोलिएगा, सतीश चंद्र, 18 लोगों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। 18 लोगों ने। और बख्तियार खलजी शतक पे शतक मारा जा रहा था और बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बंगाल पर कब्जा हो गया। बंगाल के बाद उसके मन में आया कि आगे गोल्डन लैंड, इंडो चाइना, कंबोडिया, वियतनाम। लेकिन बंगाल और गोल्डन लैंड के बीच में वो डेंजरस लैंड, नॉर्थ ईस्ट, डेंस फॉरेस्ट, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो बख्तियार ने कहा कि आओ चले आगे, गोल्डन लैंड। और ये लोग नॉर्थ ईस्ट में घुस गए। और नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ जाने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, आने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते। सिर्फ इंडियन आर्मी है जो वहां पर टिकी हुई है, बाकी आज तक कोई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हरा नहीं पाया। और ये बख्तियार खलजी अंदर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और नॉर्थ ईस्ट के जो कबीलाई थे वो पीछे हटते गए, हटते गए, हटते गए। इसको ले गए एकदम अंतिम पॉइंट पे, नामचा बरवा। जब इसकी पूरी सेना बीच जंगल में आ गई, तब वो जो पेड़ों पे बैठे थे आदिवासी, उन्होंने वॉर शुरू किया। अब आप ऊपर देख के थोड़ी लड़ाई कर सकते हो। इसकी पूरी सेना लगभग खत्म हो गई। किसी तरह ये जान बचाकर वापस भाग के आया। अली मर्द खान इसका एक सहायक था। उसने पूछा कि तुम्हें पता था अंदर क्या है? इसने कहा नहीं। उसने इसकी हत्या कर दी और ये साहसी मारा गया। लेकिन 1196 तक, मतलब 12th सेंचुरी की खत्म होते होते, ये जो टर्क्स हैं, इन्होंने लाहौर से लेकर बंगाल तक कब्जा कर लिया। 1190 लाहौर, 1192 दिल्ली एंड अजमेर, 1194 पंजाब, 1194 कन्नौज और 1196-97 बंगाल। अब यहीं से कहानी में एक टर्न आया, कल भी डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे सर। लेकिन जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए। तो बाबा एक गाना गाते हैं, बाबा रामदेव,
उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। इस देश को हमारी जरूरत है इस वक्त। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा। घबराइए मत, किसी भी आलोचना की चिंता मत करिए। किसी भी आलोचना, खतरा मत लीजिए, बाहर मत जाइएगा। बाहर जाते हैं प्रशासन से अनुमति लेकर, प्रशासन के साथ। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा। मतलब मैं सबको नमन करता हूं। मैं इंडिविजुअली तो सबको कॉल नहीं कर सकता, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मैसेज हैं, मैं इंडिविजुअली तो सबको कॉल नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं नमन सबको करता हूं, मैं सबके लिए दुआ करता हूं। मैं भगवान से कहता हूं कि प्रभु सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, सफल हो, और ऐसे ही दुनिया और समाज की सेवा करें। और जिंदगी है किस लिए? ये जो आप कर रहे हैं, मतलब अब ये संकट आ ही गया ऐसा देश पर, पूरी दुनिया पे ही है, और सबके लिए दुआ करें। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुस्तान, मतलब हम भगवान से दुआ करें कि पूरी दुनिया से ये संकट हटे, लोग बचें, लोग स्वस्थ हों, पूरी दुनिया। मैं तो जब भी जाता हूं, बाबा सदगुरु के आश्रम में जाता हूं, बाबा रामदेव के आश्रम में जाता हूं, मैं तो जाता रहता हूं। तो जो सबसे प्यारी चीज वहां मुझे लगती है, जिस पर मुझे बड़ा गर्व होता है, कि जब भी वहां पूजा प्रार्थना होती है तो सारी दुनिया के लिए प्रार्थना की जाती है, और सबके लिए, पशु पक्षी के लिए। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में जब हमारे यहाँ पूजा होती है, आशुतोष महाराज जी की जब आरती होती है, तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम किसी ऐसा नहीं कहते कि सिर्फ हिंदुओं को भगवान सुरक्षित रखना, नहीं नहीं नहीं, हाँ, हम ऐसा नहीं करते। इस बात पर मुझे इतनी खुशी होती है। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। ये कहानी मैं कल यहीं से शुरू करूंगा। कल हम लोग कहानी की शुरुआत का जो अगला पड़ाव होगा